नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो जो अपने पिछले लेक्चर्स थे उसमें जो दो लेक्चर्स थे उनमें हमने डीपीएसपीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था, है ना, कि डीपीएसपीज़ जो है कौन से पार्ट में है। पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये याद रखना आपको। और कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है इनके बारे में डिस्कस किया गया है। पार्ट कौन सा था? पार्ट 4 है। आर्टिकल 36 में दिया गया है स्टेट की डेफिनेशन, ठीक है। आर्टिकल 37 में बताया गया है कि डीपीएसपी जो है वो नॉन इन्फोर्सेबल है, ठीक है। फिर आर्टिकल 38 से लेकर 51 तक जो है अलग अलग डीपीएसपी बताए गए हैं, ठीक है, वो आपको याद कर लेने हैं। और साथ ही साथ फिर कुछ ऐड किए गए थे बाद में, है ना, 97 के अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए थे, है ना, वो सब 86 के थ्रू जोड़े गए थे। ये सब आपको याद कर लेने हैं। 42nd के थ्रू जोड़े गए थे, 44th के थ्रू जोड़े गए थे, ये सब आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। अब आज हम उन्हीं के आगे डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैं जीआरएफ हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, 2 यूपीएससी मेंस लिख चुका हूँ। मास्टर्स मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही कर रखा है। बैचलर्स या आप कहो कि ग्रेजुएशन जो है मेरी बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, अपने बैच का टॉपर रहा हूँ। और लगभग 5 साल जो है उससे भी ज़्यादा का टाइम मुझे हो गया है यूपीएससी के फील्ड में पढ़ाते हुए और दूसरे काम करते हुए, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के लेक्चर पे, फंडामेंटल ड्यूटीज़। साथ साथ अगर कोई बच्चा ये सोचे कि सर अब हिंदी में तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो अब इसमें क्या ही हिंदी में लिखना है और क्या ही इंग्लिश में लिखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मौलिक कर्तव्य। क्या कहेंगे? मौलिक कर्तव्य इसे कहेंगे हम हिंदी में। देखो, अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो हैं तो भी आपको क्या करना है, इंग्लिश जो भी मटेरियल आपको मिले वो उससे पढ़ लेना है। हमें ज्ञान से मतलब है, लैंग्वेज से थोड़ी मतलब है। सिर्फ हिंदी के चक्कर में रहोगे एग्ज़ाम शायद आप क्लियर नहीं कर पाओगे। क्लियर भी कर लोगे तो रैंक बहुत आपके पीछे रहने वाली है, क्योंकि हिंदी मीडियम में मटेरियल है ही नहीं है। जो है वो इंग्लिश से ट्रांसलेट करके है, और जो ट्रांसलेट होता है उसमें अर्थ का अनर्थ होता है, आपको ही पता है वो। तो फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल को उत्तरी खंबा दक्षिणी खंबा ये करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये कहाँ पर है, कौन से आर्टिकल में है? ये तो ये है आर्टिकल 51A में। कौन से में है? आर्टिकल 51A। और अब देखो, डीपीएसपी जो थे वो कहाँ से कहाँ तक थे? 36 से लेकर आप कहो और 51 तक वो थे। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये 51A के अंडर में ही है सारे जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज अपने यहाँ है, ठीक है। ये वाली बात हो गई है, ठीक है। और ये है पार्ट 4A के तहत, यहाँ अलग से एक पार्ट जोड़ा गया था, पार्ट 4A। अब देखो, जो डीपीएसपी हैं वो मूलतः अपने कॉन्स्टिट्यूशन में थे, है ना। जो कुछ अलग से ऐड करेंगे वो तो हैं, अलग से ऐड करेंगे, ठीक है। पर कुछ जो है वो फंडामेंटली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस वक्त भी कुछ डीपीएसपी जो थे वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में थे, माफ कीजिएगा। कुछ डीपीएसपी जो थे, मतलब जो डीपीएसपी हैं वो अपने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में थे। मगर ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था उस वक्त, या जब इम्प्लीमेंट किया गया था 1950 में, उस वक्त जो है फंडामेंटल ड्यूटीज अपने यहाँ नहीं थे, ठीक है साहब। ये वाली बात हो गई जानने वाली। अब एक और चीज़ जानने वाली, जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो आपको हो गया सर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने वो बोरो करे हैं, वहाँ से हमने उधार लिए हैं, वहाँ से हमने लिए हैं, ठीक है साहब। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं फिर? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ये यूएसए, कनाडा वगैरह ऐसे जो देश हैं उनमें कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसा कोई कंसेप्ट वहाँ पर नहीं है। ये कहाँ से लिया हमने? ये यूएसएसआर से हमने लिया है, ठीक है। ये वाली बात जाननी है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। और डीपीएसपी कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन ने। और आयरलैंड में के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लाए थे? स्पेन से लाए गए थे। ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको लगेगा कि क्या छोटे छोटे से फैक्ट सर बता रहे, पर ऐसे क्वेश्चन आजकल यूपीएससी
पूछ रही है, ध्यान यहाँ पर दे रही है, तो आपको भी ध्यान देना होगा। ठीक है साहब, इतना हमने डिस्कस कर लिया। तो फिर सर आपने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा इम्प्लीमेंट किया गया उस टाइम पे ये नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फिर ये कब लाए गए? तो देखिए होता क्या है, आपने यहाँ इमरजेंसी लगी 1975 में, आपको याद ही होगा इमरजेंसी। ठीक है साहब, इमरजेंसी लग गई। जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पढ़ेंगे तब हम ये इमरजेंसी वगैरह के बारे में जानेंगे। ठीक, इमरजेंसी जब लग गई तो उस टाइम पे क्या थे, जो आंदोलन चला रहे थे वो थे जेपी, जयप्रकाश नारायण, जो आज़ादी के आंदोलन के समय में भी भूमिगत गतिविधियां चला चुके थे, है ना। ठीक है साहब, जेपी, और खूब बड़ा आंदोलन चल रहा था इमरजेंसी के टाइम में। तो उस टाइम पे जो है क्या हो रहा था कि जेपी और जितने भी आंदोलनकारी थे वो क्या कह रहे थे, पुलिस को, सेना को ये कह रहे थे कि आप जो है अपना काम छोड़ दो और आंदोलनकारियों के साथ आके आप मिल जाओ और सरकार के खिलाफ हो जाओ, है ना। ऐसा था, सरकार को ये लग रहा था कि जो भी सिटीजन है, जो नागरिक है, वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभा रहे हैं, एक देश के प्रति जो ड्यूटीज़ होनी चाहिए ना वो नहीं निभा रहे हैं, सरकार के खिलाफ हो जा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। तो इसके लिए फिर जो है सरकार एक कमेटी फ्रेम करती है, कमेटी बनाती है, किसके अध्यक्षता में? सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में जो है एक कमेटी बनाई जाती है। और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर 1976 में कौन सा अमेंडमेंट किया गया? 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी गई। तो ये आप समझ गए, जब ओरिजिनली अपना कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। देखिए यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बना सकती है, स्टेटमेंट बना देगी, डीपीएसपीज आर ओरिजिनली पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी, ऐसा एक स्टेटमेंट बना दे। अब आप ठीक से अगर आपने नहीं सुना होगा तो आप सोचोगे यार फंडामेंटल ड्यूटीज है इतनी सारी तो होंगी ही, है ना। तो ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू जोड़ी गई थी। और इस टाइम पीएम कौन हुआ करती थी? तो पीएम हुआ करती थी कौन? इंदिरा गांधी। ये भी आपको याद रखना है। अब आपको सर ये याद क्यों रखना है? क्योंकि एक बार पूछ चुके हैं कि जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ या जब 9th शेड्यूल जोड़ी गई, है ना, उस टाइम पीएम कौन थे? तो नेहरू जी थे। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये हमको याद रखना है ना। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर सारी हो गई अपनी, ये यूएसएसआर से हमने लिया है। ठीक है, और जितने भी मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज है जैसे कि यूएसए, कनाडा वगैरह, वहाँ पर कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वहाँ के सिटीजन्स के लिए नहीं है। बस अगर एक जापान को देखें, एक हम देखें डेमोक्रेटिक कंट्रीज में से, तो जापान में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, बाकी किसी दूसरे देश में जो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। और हमने ली कहाँ से है फंडामेंटल ड्यूटीज? तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ली है कहाँ से? यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे 1975 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ना, किस लिए? ये सिटीजन्स की जो ड्यूटीज है उसके ऊपर कोई रिकमेंडेशन देने के लिए स्वर्ण सिंह कमेटी जो है 1976 75 से लेकर 76 तक इमरजेंसी चली थी, तो उस टाइम पे 1976 में ये कमेटी बनाई जाती है। और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पर बाद में 42nd अमेंडमेंट लाया जाता है। पार्ट 4A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है, आर्टिकल 51A ऐड किया जाता है, और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐड कर दी जाती है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो स्वर्ण सिंह ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी, तो क्या जितनी भी रिकमेंडेशन दी थी स्वर्ण सिंह ने उसमें वो सारी जो है वो मान ली गई थी? तो नहीं, जितनी भी रिकमेंडेशन दी थी वो सारी नहीं मानी थी। कुछ ऐसी भी रिकमेंडेशंस थी जिनको एक्सेप्ट नहीं किया था गवर्नमेंट ने, कि ये वाली फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हम नहीं डालेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज वही हैं जो स्वर्ण सिंह ने बताई हैं? तो ऐसा भी नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट भी बन जाते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज वही है, जो सारी की सारी वही फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ऐड की गई जो स्वर्ण सिंह समिति ने बताई थी। तो नहीं, कुछ अनएक्सेप्टेड भी थी, यानी कुछ जो रिकमेंडेशन थी उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, है ना।
और कुछ अलग से भी ऐड की गई थी। तो ये ठीक है, कुछ मेजर अनएक्सेप्टेड जो रिकमेंडेशंस है वो हम देख लेते हैं। एक तो क्या था, जैसे ये था कि यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर में अगर आप कोई भी वहाँ की जो ड्यूटीज़ हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप फॉलो नहीं करते हो, अगर आप उनको परफॉर्म नहीं करते हो, है ना, उनसे कंप्लाई आप नहीं करते हो, तो आपके ऊपर जो है वो पेनल्टी लगाई जाएगी, आपको सज़ा भी हो सकती है। ऐसा यूएसएसआर में है। तो इंडिया में भी ऐसा कहा गया कि भाई जो है अगर कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में फेल हो जाए तो उसके ऊपर पेनल्टीज लगाई जानी चाहिए, ऐसा इंडिया में भी कहा गया। स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा, मगर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ ये जनता को याद दिलाने के लिए ऐड कर रहे हैं, ताकि जो सिटीजन्स हैं उनको ये याद रहे कि कम से कम आपकी भी कुछ तो कुछ ड्यूटी है। अगर आप राइट्स जो है वो उसका फ़ायदा उठा रहे हो तो कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं है कि कुछ कोई अगर वो ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है तो हम फिर उसके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाएं। तो ये वाली जो है वो नहीं मानी गई थी उस टाइम पे, ठीक है। फिर जुडिशियल रिव्यू जो है, ऐसा कहा गया कि अगर गवर्नमेंट पेनल्टी लगाए किसी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के वायलेशन पे, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, है ना। ये वाली बात यहाँ पर की गई, तो ये वाली बात भी नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि 1973 में क्या हुआ था, क्या हुआ था, केशवानंद भारती वर्सेस केरल, ये केस आया था। इस केस में क्या कहा गया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक फंडामेंटल, आप कहो कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू को तो आप हटा ही नहीं सकते, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसलिए जुडिशियल रिव्यू को एग्जेम्प्ट करने वाली बात भी स्वर्ण सिंह कमेटी की नहीं मानी गई, ठीक है। और क्या कहा था, और कहा था कि भाई टैक्स पे करना जो है ना, ये टैक्स पे करना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए कि आप जो है जिस जो भी एलिजिबल है वो अपना टैक्स भरे गवर्नमेंट को, क्योंकि यही तो है, इसी से तो सारा काम होगा। भाई चाणक्य जो है, चाणक्य ने क्या कहा है, चाणक्य ने ब्लड लाइन कहा है इसको, किसको, टैक्स को, फाइनेंस को। फाइनेंस जो है वो ब्लड लाइन है किसी भी स्टेट की, बिना फाइनेंस के कुछ नहीं हो सकता। ना वेलफेयर जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चलाती है, डेवलपमेंटल प्रोग्राम चलाती है, कुछ भी नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है, और तो और अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी तक नहीं दे सकती अगर उसके पास फाइनेंस नहीं है तो, है ना। तो ड्यूटीज़ ये भी, यानी टैक्स पे करना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, मगर गवर्नमेंट ने ये भी मना कर दिया कि नहीं, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी में हम ऐड नहीं करेंगे। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि तो सर ये तो बता दिया ये नहीं है, तो क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, अभी बता देते हैं। देखिए, ओरिजिनली 10 फंडामेंटल, माफ़ कीजिएगा, ओरिजिनली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐड की गई थी, ऐसा स्टेटमेंट भी बन सकता है। ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। और एक और स्टेटमेंट याद रखना है, ऐसा स्टेटमेंट बन जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार फंडामेंटल ड्यूटीज में चेंज किया गया है और ऐड की गई है, सिर्फ एक। वो कौन सी की गई है आगे बताऊंगा अभी, ठीक है ना। ये याद रखना, ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी और सिर्फ एक बार फंडामेंटल ड्यूटीज में अमेंडमेंट किया गया है, और आज के टाइम पे टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज अपने यहाँ है। ये स्टेटमेंट याद रखना, ऐसे ऐसे पढ़ोगे तभी प्रीलिम्स निकलेगा, है ना। मेंस में तो शायद डायरेक्टली ये नहीं आए कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी है लिखो, ऐसा नहीं आएगा, है ना। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्या है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करो, नेशनल फ्लैग जो है तिरंगा अपना ट्राई कलर, उसकी रिस्पेक्ट करो, और नेशनल एंथेम जो है राष्ट्रगान जिसे कहते हैं जनगण मन वाला, उसकी रिस्पेक्ट करो। तो ये सब चीज़ें जो है उनके रिस्पेक्ट करना हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। कोई आदमी जैसे एंथेम, नेशनल एंथेम हो रहा है, वो खड़ा नहीं हो रहा, तो ये उसका अपमान माना जाता है ना। तो ये हमारी ड्यूटी है एज ए सिटीजन कि जब भी नेशनल फ्लैग होस्ट हो रहा हो, है ना, या नेशनल एंथेम गाई जा रही हो, तो उस वक्त जो है हम सम्मान जो है वो दिखाएं, कॉन्स्टिट्यूशन के टूवर्ड्स जो है हम अपना रिस्पेक्ट दिखाएं, है ना। तो जब भी कोई आदमी कहता है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसका मतलब है वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है अपना,
अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत को क्या बनाया है? सेक्युलर कंट्री। अगर आप कह रहे हो किसी एक धर्म का अगर आप देश बनाओगे तो आप मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान कर रहे हो, सीधी सी बात है ना। तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। ठीक है। फिर जो भी आइडियल्स हैं, है ना, जो आदर्श हैं, जो फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स जो हैं, उनको अपने दिल में संजो के हमको रखना है। क्या करना है? अपने दिल में उनको संजो के रखना है, हार्ट में एकदम ऐसा संजो के रखना है कि हाँ, उनका सम्मान हमेशा माफ कीजिएगा, फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसको, उसके प्रति सम्मान बनाए रखना, दिल में एकदम ऐसा संजो के उसको रखना है। फ्रीडम स्ट्रगल के जो हमारे हीरोज हैं, है ना, नेहरू जी है, सरदार पटेल है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, महात्मा गांधी है, ये सब जो है इनको इनके प्रति पूरा सम्मान दिखाना और इनके जो आइडियल्स हैं उनको चेरिश करना, है ना, ये सब भी क्या है, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो आज कोई जैसे आजकल चल ही रहा है अपने देश में, ज़्यादातर यही है, कोई भगत सिंह को मानता है तो फिर वो गांधी जी को गाली देगा, है ना, कोई सुभाष चंद्र बोस को मानता है तो फिर नेहरू जी को गाली देगा, या सरदार पटेल को है तो फिर नेहरू जी को गाली देगा, नेहरू जी को गाली देने करने वाले सरदार पटेल को गाली देंगे। तो ऐसा जो भी करते हैं वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, बिल्कुल भी देशद्रोही, सीधी सी बात है ना, ये वाली बात है। तो हम अपने को ऐसा नहीं करना है। ये कौन करते हैं ऐसा? जिन संकीर्ण सोच के जो तुच्छ प्राणी है वो ऐसा करते हैं। हमें अपने दिमाग को ब्रॉड करना है। अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है जीवन में तो अपना दिमाग जो है उसको ब्रॉड करना है। अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने जो थॉट्स हैं, अपनी जो आइडियोलॉजी है उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, उनको भी एक्सेप्ट करना, ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो कर रहे हैं। फिर क्या है? इंटेग्रिटी। जो भी देश है अपना, उसकी सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी जो है उसकी हमेशा हर कीमत पर रक्षा करना। एकता, अखंडता, है ना, कहते हैं ना, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, इसकी रक्षा करना, ये हमारे सब सिटीजन है उसकी ड्यूटी है ना। तो कोई भी देश को तोड़ने वाली बात कहे, है ना, तो ये सब चीज़ें वो जो भी कर रहा है इसका मतलब है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर डिफेंस की अपनी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है, जब भी देश को ज़रूरत पड़े तो हम देश के लिए खड़े हो जाएं, जाके सर्व करें देश को, जब भी देश को ज़रूरत पड़े, है ना। खुदा ना करे कि मान लीजिए कल को चीन के साथ युद्ध हो जाए और आम नागरिकों को भी ज़रूरत पड़ जाए, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम जाएं और देश की रक्षा करें और जो अपने सैनिक हैं उनका साथ दें, देश का साथ दें, है ना। फिर क्या है? हारमनी। देखिए, तो क्या करना है? रिलीजन के आधार पे, लैंग्वेज के बेस पे, रीजन के बेस पे, है ना, इसके बेस पे जो है वो हारमनी बना के रखनी है। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र वाले तो महाराष्ट्र वाले के बाहर के जो लोग हैं, बिहार वाले, यूपी वाले, इनको पीट दो, ये ऐसा कर दो, क्षेत्रवाद फैलाना, धर्म के आधार पर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये करने वाले, है ना, ये सब के आधार पर जो है अगर आप भाईचारे को तोड़ते हैं, द्वेष फैलाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और आपको जो विमेन है उसकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट हमेशा करनी है। ये तो एक सच्चे इंसान की निशानी है। अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो आपको विमेन की डिग्निटी की तो रिस्पेक्ट करनी ही होगी। वैसे तो सबकी डिग्निटी की करनी चाहिए, मैं विमेन की इसलिए फंडामेंटल ड्यूटी इसमें डाला गया कि देखिए ये हिस्टोरिकली देखें तो यही दबी कुचली रही हैं। विमेंस हो गया, SC ST वाले जो हैं, ये जो है माइनॉरिटीज़ हैं, इनकी डिग्निटी की ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये अपनी डिग्निटी की रक्षा खुद करने में सक्षम नहीं है, इसलिए, है ना, वो एबल नहीं है वो करने में। अब यहाँ पर मेन की डिग्निटी की क्यों नहीं लिखेगी? क्योंकि मेन है खुद, वो सक्षम है वो करने में, है ना, इसलिए नहीं लिखी गई। तो विमेन की डिग्निटी की रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। कास्ट के आधार पर, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन के बेस पे जो है हमारे यहाँ देश में हारमनी बनाए रखनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है। फिर जो भी अपने देश की हेरिटेज है, जैसे लाल किला है, जैसे आप कहो कि इंडिया गेट है, कुछ भी आप कहो, जैसे कि हम कहें कि ताजमहल है ना, तो इन सब जो भी कल्चरल हेरिटेज अपने हैं, उन सब कल्चरल हेरिटेज की हमें उसको प्रिजर्व करना है, उसकी रक्षा करनी है ना। तो कोई कल को कोई तोड़ने लग जाए कि नहीं ये ताजमहल है, आजकल देश में चल ही रहा है, आपको पता ही है। मैं खुल के इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ कि जिस सफ़र में अभी आप है ना,
वहाँ पर आपको अच्छा एक इंसान तो बनना ही होगा, तभी जाके आप अच्छे प्रशासक वगैरह बन पाएंगे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन पाएंगे, नहीं तो नहीं। अगर आपके दिमाग में भी ये सब चीज़ें हैं, ये हिंदू मुस्लिम ये वो, मैं यहाँ का बिहार का, मैं यूपी का, मैं यहाँ का, तो इसका मतलब आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन पाएंगे, ब्यूरोक्रेट आप अच्छे नहीं बन पाएंगे, और आप देश को नहीं चला पाएंगे, है ना। तो किसी को तोड़ना कि नहीं ये तो फला धर्म का है, ये तो उसका है, तो हेरिटेज जो है वो किसी धर्म की क्या है, क्या उस धर्म के राजाओं ने बनाया, इसका मतलब उसमें क्या जो आम जनता थी उसको खून पसीना नहीं लगा था? कैसे जनता को चूस चूस के, चाहे वो हिंदू राजा या मुस्लिम सिख कोई सा ही राजा हो, आम जनता को चूस चूस के टैक्स कलेक्ट किया जाता था उस टाइम पे। तो आम जनता की है जितने भी हेरिटेज है, तो हम ही तो रक्षा करेंगे उनकी। फिर जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, नेचर जो है उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना होगा। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनकी भी हमें सेफ्टी करनी होगी, उनकी भी रक्षा हमें करनी होगी, और कंपेशन शो करना होगा। ऐसा ही नहीं कि आप चल रहे हो और कुत्ते बैठे हैं आपने पत्थर मार दिया, हाँ ऐसा कुछ भी हो, गाय हो, भैंस हो, बंदर हो, बकरी हो, जो भी है, अनावश्यक रूप से जो है किसी को भी आप परेशान नहीं करेंगे, नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे। पॉल्यूशन ज़्यादा आप फालतू में नहीं फैलाएंगे कि आप पॉलीथीन जला रहे हो, ये कर रहे हो, एक्सेस मात्रा में पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप भी सब्जी लेने जाते हो तो झोला लेके जाइए। देखिए हम हैं बहुत सालों से हम झोला लेके जा रहे हैं, जब से हमें पता लगा है, यूपीएससी के इस फील्ड में आए हमें पता लगा कि देश दुनिया में क्या है क्या नहीं है, तो हम झोला लेके जाते हैं। पॉलीथीन का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम आप कीजिए। भाई ऐसा तो है ही नहीं है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ही छोड़ देंगे, मगर जितना कम है हो सके उतना आप इस्तेमाल कम कीजिए। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन की। फिर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। आज के टाइम पे कोई बता दे रहा है कि मैं उसका ये देख के भविष्य बता दूंगा, मैं उसकी मन की बात जान लेता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, तो ऐसे लोगों को से आप वैसे भी बच के ही रहना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर आपको डेवलप करना है ना, कि नहीं ये चीज़ ऐसा नहीं है, हम अंधविश्वास में इनमें नहीं पड़ेंगे, हम सीधा जो है साइंटिफिक चीज़ें उसमें हम बिलीव करेंगे, है ना। तो ये अंधश्रद्धा अंधविश्वास में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। जो मानववाद है, ह्यूमनिज्म और रिफॉर्म जो है उसमें हम बल देंगे, साइंटिफिक टेम्पर जो है वो डेवलप करेंगे, है ना। तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है हम लोगों की। फिर है पब्लिक प्रॉपर्टी। तो जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने की जिम्मेदारी ड्यूटी भी किसकी है, फंडामेंटल ड्यूटी किसकी है, सिटीजन्स की है। और वायलेंस जो है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप वायलेंस करते हैं या किस, माफ करना डोर पे कोई आ गया था, कोई नहीं। चलिए शुरू करते हैं। हम कहाँ डिस्कस कर रहे थे, हम पब्लिक प्रॉपर्टी, है ना। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना, जो भी पब्लिक एसेट्स हैं, है ना, और वायलेंस को अवॉइड करना, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। कहीं वायलेंस हो रहा है, जैसे नए वायलेंस भड़का देते हैं, मॉब लिंचिंग आपने सुना होगा, मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग करना, वायलेंस को भड़काना, है ना, ये सब करना, हाँ कोई भी करता है इसका मतलब वो फंडामेंटल ड्यूटीज को वायलेट कर रहा है। जो भी पब्लिक एसेट्स है उसको सेफगार्ड हमें करना चाहिए। जैसे कुछ भी होता है तो सरकारी बसों में आग लगा दी, ट्रेन में आग लगा दी, ये आप क्या कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, जो पब्लिक एसेट्स है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। इसका मतलब आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर एक्सीलेंस, मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं, कोई भी एरिया हो, तो सभी एरियाज में एक्सीलेंस के लिए आपको क्या करना है, प्रयास करते रहना है, स्ट्राइव करते रहना है ना। किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो भी आपको अच्छे से काम करना है, प्राइवेट अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, उसमें भी आपको अच्छे से आपको काम करना है। किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस की तरफ आपको बढ़ना है, ये भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। ऐसा नहीं मैं तो ठीक हूँ, यही हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो है ना, हर फील्ड में आपको एक्सीलेंस की तरफ आपको जाना, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। अब मैंने आपको बताया था कि देखिए 10 तो ओरिजिनली जब ऐड की गई 1976 में तब थी, फिर +1 ये जो एक ऐड की गई थी, मात्र एक बार अमेंडमेंट किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज में, और एक मात्र बाद में ऐड की गई है, वो है 11th, है ना। ये 11th वाली क्या है, देखिए जब मैं आपको पढ़ा रहा था फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी, तो तब मैंने आपको बताया था कि 2002 में क्या किया गया था, 86 अमेंडमेंट किया गया था। क्या किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था। और इस 86 अमेंडमेंट में के माध्यम से, इसके थ्रू फंडामेंटल राइट्स में 21A आर्टिकल जोड़ा गया था,
डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में चेंज किया गया था, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में यहाँ पर आपको 51A में एक जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई थी। कौन सी? कि 6 से 14 साल के यानी 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना, ये हर पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी होगी। यानी कोई भी पेरेंट्स जो है वो अगर अपने बच्चों को एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता है, स्कूल नहीं भेजता है, इसका मतलब वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उनको वायलेट कर रहा है, उनको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है। ऐसा कोई स्टेटमेंट बन जाए कि 86 अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में परिवर्तन किए गए हैं। तो अगर आप सोचो यार मैं तो पढ़ा ही नहीं ऐसा वैसे, तो देखो ऐसा स्टेटमेंट ऐसा पढ़ते जाओगे ना तो आपके दिमाग में हर तरफ से आपका दिमाग ब्रॉड होता जाएगा कि नहीं, इस तरीके से भी हमें सोचना पड़ेगा। पिछले सालों के अगर आपने पेपर देखे होंगे तो आपको यकीन आ गया होगा कि सर जो है वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, उसी दिशा में पढ़ा रहे हैं जैसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ये सब हमने देख लिया, ये लिस्ट हमने देख ली 11 जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनके बारे में हमने ये पूरी की पूरी लिस्ट देख ली है। ठीक है, अब चल लेते हैं आगे, माफ़ कीजिएगा। माफ़ कीजिए, टेक्निकल ग्लिच। ठीक, अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। ये जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की फीचर्स जो है वो क्या क्या है, क्या फीचर्स जो है इनकी है। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। फीचर्स में क्या आ जाएगा, एक तो देखिए इनके फीचर में आ जाएगा मोरल और सिविक, ये इनकी फीचर्स है कि ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो तो मोरल है, जैसे जो भी अपने फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स हैं उनको चेरिश करना, ये हमारी सिविक मतलब अपनी मोरल ड्यूटी है ना। यानी अपनी नैतिक अपना कर्तव्य है कि भाई जिन फ्रीडम फाइटर्स ने और जिस फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से हम लोगों को फ्रीडम मिली, हमें आज़ादी मिली, स्वतंत्र हो पाए, है ना, उनका तो अगर हम सम्मान करते हैं, उनको चेरिश करते हैं, ये तो एक नैतिक कर्तव्य हुआ ना। तो कुछ ड्यूटीज़ जो है वो मोरल ड्यूटीज़ है और कुछ है वो सिविक ड्यूटीज़ है, यानी एक सिटीजन होने के नाते आपको ये काम करना है, चाहे आप कहीं के भी सिटीजन हो। अगर आप यहाँ के सिटीजन हैं तो यहाँ की फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप फॉलो करेंगे, कहीं और की है तो वहाँ की ड्यूटीज़ आप फॉलो करेंगे, है ना। तो जैसे आप इंडिया के हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, ये तो अपनी सिविक ड्यूटीज़ है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सिटीजन्स के, अगर बाहर का सिटीजन के ऊपर थोड़े है कि वो हमारे नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करे या नहीं करे, है ना। ये तो ड्यूटी किसकी है? अपनी है कि भाई हम जो है वो अपने फ्लैग का जो है वो सम्मान करें। वैसे तो किसी के भी फ्लैग का मैं तो कह रहा हूँ डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी देश का फ्लैग हो। भाई किसी अपना दुश्मन देश भी है तो उसका उसके भी फ्लैग की क्यों डिसरिस्पेक्ट करें? समझे ना बात। अब जो दुश्मनी है, जैसे युद्ध अगर देश लड़ेगा तो यहाँ की सेना वहाँ की सेना लड़ेगी, हम अपनी सेना के साथ हैं, अपने देश के साथ हैं, पर वहाँ के फ्लैग की डिसरेस्पेक्ट करके हमें क्या मिल जाएगा? भगवान राम के कदमों पे चलिए। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इंडियन वैल्यूज़ जो है वो रिफ्लेक्ट करती है फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे जितने भी अपनी ट्रेडिशंस हैं कि महिलाओं का सम्मान करना, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये वाली तो ये अपनी इंडियन ट्रेडिशन है ना। तो विमेन की डिग्निटी की जो है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। तो इस प्रकार से कुछ जो है वो हमारी इंडियन वैल्यूज़ को जो है ये रिफ्लेक्ट करते हैं, माइथोलॉजी जो है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं ना। जैसे एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ये अपने कल्चर में भी है है ना। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना अपने कल्चर में भी है। तो ये सब चीज़ें जो है अपनी इंडियन वैल्यूज़ को भी रिफ्लेक्ट करती है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फिर है सिटीजन्स ओनली। अब देखिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इनको फॉलो करने की बाध्यता अगर हम कहें तो ये किसके ऊपर है? सिर्फ और सिर्फ जो इंडियन सिटीजन्स है उनके ऊपर ही है। हम किसी फॉरेन नेशनल से ये उम्मीद नहीं करेंगे कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, भारत की फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करें। ये किसके लिए है? ये इंडियन सिटीजन्स के लिए ही ऑलमोस्ट है। जबकि फंडामेंटल राइट्स जो है सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है, वो फॉरेन नेशनल्स के लिए भी है।
सिर्फ 15, 16, 19, 29 और 30 यानी 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ आर्टिकल में जो फंडामेंटल राइट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स जो है सारे सब लोगों के लिए है ना। तो ऐसा स्टेटमेंट भी बन सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर फॉर इंडियन सिटीजन्स ओनली एंड फंडामेंटल राइट्स आर फॉर इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स, है ना। तो आपको ये स्टेटमेंट सही करना होगा, ठीक है। फिर ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन एनफोर्सेबल है, यानी अगर आप किसी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कोई केस नहीं बनता है, आपको कोर्ट में नहीं घसीटा जाएगा। हालांकि इसमें एक चीज़ हो सकती है, अगर सरकार ने किसी फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कोई कानून बना दिया हो और उस कानून में ये वाली बात लिख दी हो कि भाई अगर ये कानून फॉलो को कोई फॉलो नहीं करेगा तो उस पर जो है वो केस बनता है, तो फिर आपके ऊपर केस हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप नेशनल फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट करते हो, उसे जलाते हो, तो आपके ऊपर केस बनेगा क्योंकि ऐसा कानून सरकार ने बना दिया है ना। तो ये हो गई उसके फीचर्स। अब हम देख लेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज की क्रिटिसिज्म क्या क्या है, इनकी आप कह सकते हो कि कमियां क्या क्या है ना। तो क्या कमियां हैं, एक तो इनकम्प्लीट लिस्ट है। भाई स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या कहा था कि टैक्स पे करना ये भी होनी चाहिए, है ना। और जैसे कि वोटिंग करना, हालांकि ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने नहीं कहा, पर वोटिंग करना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। कुछ लोग वोट करने नहीं जाते कि वही पुराने वाली बात, कहूँ नृपा हो हमें कहानी, यानी राजा कोई हो हमें क्या हानि है। लोग कहते नहीं है, आपने सुना होगा कि मैं वोट देने जाऊंगा, ये कांग्रेस वाला बीजेपी वाला क्या मेरे घर पे गेहूं की बोरी डाल के जाएगा, है ना। ऐसे लोगों की सोच है। ये क्या दिखाता है कि जो अपनी पॉलिटिकल कल्चर है अपना, वो पॉलिटिकल कल्चर जो है वो मेच्योर अभी भी नहीं है ना। फैमिली प्लानिंग है, उसको करना कि भाई बच्चे दो ही अच्छे, इस प्रकार से अगर करें तो वो भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। जब गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि भाई फैमिली प्लानिंग करें, कम से कम बच्चे पैदा करें, और आप लगे हो कि भाई साहब 10-10, 15-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो। फिर ये एक इनकम्प्लीट लिस्ट है, ये वाली चीज़ें है ही नहीं इसमें। फिर क्या है, एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या हो गया, अस्पष्टता, हिंदी में कहेंगे तो अस्पष्टता, है ना। अस्पष्टता है यानी कि कुछ चीजें जो है वो स्पष्ट नहीं है। नोबल आइडियल्स का मतलब क्या है ना। उच्च आदर्श, इसका मतलब हो गया कि उच्च आदर्श क्या है। उच्च आदर्श का मतलब कुछ भी हो सकता है। उच्च आदर्श का मतलब साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या है, क्या हर चीज को नकार देना और हर चीज में कारण और परिणाम के बीच संबंध ढूंढना, क्या यही साइंस है ना। तो साइंटिफिक टेम्पर का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें, कहें नेशनल सिक्योरिटी, ऐसे चीज़ें, तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर तो कुछ भी किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एम्बिग्यूटी इनमें है, अस्पष्ट है, कोई स्पष्ट इनका मतलब नहीं है। फिर क्या है, मोरल प्रिसेप्ट है। इसका मतलब हो गया कि ये बस नैतिक आपके ऊपर दबाव डालेगी, ये नॉन जस्टिसिएबल है, इसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ मोरल सजेशंस है, नैतिक आपको आप कहे कि सिर्फ और सिर्फ सिफारिशें हैं कि भाई ऐसा करना आपको चाहिए। इनको एनफोर्स नहीं करवा सकते कोर्ट में जाके। फिर क्या है, कुछ तो अननेसेसरी एडिशन इनमें कर दिया गया है ना। जैसे ये उन लोगों को भी यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी, यानी कि मेन अगर हम देखें यहाँ पर, तो जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जब इम्प्लीमेंट किया गया, उस टाइम पे ये थी ही नहीं। तो अननेसेसरी फालतू में इनको ऐड करने की क्या जरूरत थी। और फालतू में आप लोगों को जो है फॉलो इनको करना पड़ रहा है, या फॉलो करने की कम से कम नैतिक एक बोझ तो उन पे है, एक मोरल फोर्स तो उनके ऊपर है ही ना इनको फॉलो करने का। तो ये एक इसकी जो है एक क्रिटिसिज्म है। फिर क्या है, प्लेसमेंट इश्यू भी इनके ऊपर आ जाता है। क्या, कुछ लोग कहते हैं कि इनको जो है पार्ट 4 में जो है ही ऐड करना चाहिए था, या ये कहते हैं कि इसको पार्ट 3 में ऐड करना चाहिए था। कहाँ, जहाँ फंडामेंटल राइट्स है ना, उसके साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करनी चाहिए थी। अब आपने पार्ट 3 में तो फंडामेंटल राइट कर दिया, और पार्ट 4A में जो है आपने ये कर दिया, तो ये तो लोअर हो गया, मतलब उससे फंडामेंटल राइट्स से फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उनको नीचे दिखाने वाली बात होगी। तो ये भी इसकी एक क्रिटिसिज्म मानी जाती है। हमें ये याद करनी है इनमें, किंतु परंतु ये सब चीज़ें नहीं करना है भाई। जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उन्होंने ऐसी हमको क्रिटिसिज्म बताया, तो हम लोगों को ये याद रख लेना है। ठीक है साहब, आगे चल लेते हैं।
माफ़ कीजिएगा, स्लाइड्स जो है वो अपने आप आगे बढ़ जा रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा क्यों, इसके पीछे मुझे अभी कारण पता नहीं लगा है। तो क्रिटिसिज्म हमने देख लिया, अब सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं। तो फिर इनका महत्व क्या है, क्या महत्व क्या है, लाभ क्या है इनको ऐड करने का, क्या है? तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उसको रिमाइंडर देते रहते हैं कि हाँ, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, वायलेंस नहीं करना है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है ना, और क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है। तो ये हमें एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी उसको रिमाइंडर हमें करवाते रहते हैं, उसकी याद हमें दिलवाते रहते हैं कि जो कंट्री है, देश है, सोसाइटी है, और जो फेलो सिटीजन्स हैं उनके प्रति हमारी क्या ड्यूटीज़ है, क्या कर्तव्य है, इसकी याद ये दिलाता रहता है। फिर क्या है, एंटी नेशनल जो एक्ट्स हैं उनके प्रति ये डिटरेंट का काम करती है। यानी एंटी नेशनल एक्ट क्या हो गया कि जैसे कोई अपना देश का फ्लैग है वो जला रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके प्रति ये डिटरेंट के रूप में काम करता है। हालांकि इन्फोर्स इनको नहीं किया जा सकता, पर एक ऐसा तो होता है कि भाई ये काम तो आपको नहीं करना चाहिए। कोर्ट में भी जाएगा तो कोर्ट यही कहेगा, देखो यार ये तो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये तो आपको नहीं ही करना था, है ना, ये वाली बात होती है। फिर क्या है, ये पेट्रियटिज्म जो है यानी राष्ट्रवाद जो अपना है, आप कहो कि राष्ट्रभक्ति जो है, उसके लिए इंस्पिरेशन का काम करती है ना, डिसिप्लिन, कमिटमेंट और नेशनल गोल्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देती है फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज का महत्व पूछा जा सकता है एग्जाम में, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन बनता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ऐसा, है ना। तो ये एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करे कि भैया जो है एक्सीलेंस की तरफ हमें जाना चाहिए, है ना, ये सारा काम हमें करना चाहिए। फिर लीगल डिसीजंस में जो है अगर कोर्ट है उसको हेल्प करने के लिए भी फंडामेंटल ड्यूटीज का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। फिर लॉ के द्वारा इनको एनफोर्स भी करवाया जा सकता है, यानी कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी है उसको एनफोर्स करने के लिए कानून भी तो बना सकती है सरकार, जैसे कि एनवायरमेंट है और जो भी जंगली जीव है, वाइल्ड लाइफ जो है, इसको प्रोटेक्ट करना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। अब इसको एनफोर्स करने के लिए गवर्नमेंट के लेके आ गई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लेके आ गई, लेके आ गई कि नहीं लेके आ गई? तो क्या हुआ, इसको एनफोर्स करने के लिए गवर्नमेंट कोई एक्ट भी ला सकती है। इस प्रकार से भी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर काम किया जा सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, माफ कीजिएगा, फिर है, अब देख लेते हैं कुछ इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। तो लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे एच.आर. गोखले साहब। एच.आर. गोखले साहब ने, माफ कीजिएगा गाइस, ये बार बार ऐसा हो जा रहा है, मैं देखूंगा कि ये क्यों हो रहा है, अभी थोड़ा सा प्लीज बेयर विद मी। है तो एच.आर. गोखले साहब जो थे, एच.आर. गोखले साहब ने क्या कहा कि जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इनके ऊपर एम्फोसाइज किया था एच.आर. गोखले साहब ने। ये कोई ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर याद रखने के लिए है कि जो लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे उन्होंने कहा कि हाँ भाई, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो होनी ही चाहिए ताकि जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है उसमें कुछ एंटी नेशनल एक्ट को कर्व किया जा सके, उनको रोका जा सके। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो होनी ही चाहिए। उसके बाद में पीएम इंदिरा गांधी है, उन्होंने भी सोचा कि नहीं भाई, डेमोक्रेसी साथ ही साथ जो राइट्स है उसको बैलेंस करने के लिए भी, फंडामेंटल राइट्स को बैलेंस करने के लिए भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो होनी ही चाहिए। और देखिए, शुरू शुरू में जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी तो जो विपक्ष था उस टाइम पे 1975 1976 में, उस टाइम पे जो है जनता पार्टी वगैरह, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में ये सब, है ना, 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, है ना। तो क्या था कि उन्होंने पहले अपोज किया था इसको स्टार्टिंग में कि नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं होना चाहिए, तो यूएसएसआर के है, भारत जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन माफ की जगह जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस वैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में इन सब का कोई काम नहीं है, ऐसी बातें कही गई थी स्टार्टिंग में। पर फिर भी इनको बनाए रखा गया। भाई 1977 में जनता पार्टी की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार तो नहीं थी, उसके बाद में भी बहुत सारी सरकारें बनी, है ना, तब भी इनको हटाया नहीं गया। और 2002 में तो जो है बीजेपी की सरकार जब हुआ करती थी, एनडीए की आप कहो, उस टाइम पे एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई। इसका मतलब हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करना कोई भूल नहीं थी, या आप कहो कि कोई गलती या कोई मिस्टेक भी नहीं थी, है ना।
फिर देखिए इसके बाद में यहाँ पर वर्मा कमेटी बनाई जाती है 1999 में। इस टाइम पे पीएम कौन होते हैं, तो आपको याद रखना पीएम थे यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी जो है यहाँ पर इस टाइम पे पीएम होते हैं। पीएम अटल जी बनाते हैं वर्मा कमेटी। वर्मा कमेटी जो है ये कुछ ऑब्जर्वेशंस देती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। होता क्या है, इससे पहले ये वर्मा कमेटी के गठित होने से पहले क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को ऑर्डर करता है, या आप कहो कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को बोलता है कि आप जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को स्कूल्स में बच्चों को आपको बताना चाहिए, इसके लिए कुछ आपको काम करना चाहिए, ऐसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है। तो इसी के लिए फिर वर्मा कमेटी बनाती है गवर्नमेंट। किसके गवर्नमेंट थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी की उस टाइम पे गवर्नमेंट हुआ करती थी, है ना। और इस कमेटी ने कहा कि भाई जो है कुछ लॉज जो है वो उन्होंने आइडेंटिफाई किए कि हाँ ये इन लॉज के थ्रू जो है ये वाली फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम फॉलो करवा सकते हैं, इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। जैसे कि जो नेशनल ऑनर एक्ट है वो 1971 में लाया गया था, जैसे नेशनल फ्लैग या जो एंथम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी डिसरिस्पेक्ट को रोकने के लिए नेशनल ऑनर एक्ट लाया गया था, है ना। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट लाया गया था ताकि रिलीजन बेस्ड ऑफेंसेस ना हो, है ना। इंडियन पिनल कोड में जो है नेशनल इंटीग्रेशन उसको रोकने के लिए भी प्रावधान है ना। देशद्रोह का कानून था ना, आर्टिकल 120 धारा 124 है, 124 है। ये सब चीज़ें जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लाया गया, है ना, कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस को रोकने के लिए, अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन को रोकने के लिए, है ना। साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसमें भी अगर कोई भी लेजिस्लेटर है वो करप्ट प्रैक्टिसेस करता हुआ पाया गया, या कास्ट के बेस्ड पे डिवीजन, रिलीजन के बेस पे डिवीजन करता हुआ, या हेट्रेड फैलाता हुआ पाया गया, तो उसको क्या कर देंगे, उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, है ना। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 1972, है ना। तो जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके ट्रेड को बैन करता है। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लाया गया। फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाया गया। तो इस प्रकार से जो है वो एक्ट टाइम टाइम पे लाए गए, और इनके थ्रू जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो कराने की कोशिश अपने यहाँ की गई है, इनके थ्रू इम्प्लीमेंट करवाई जा सकती है। तो ये पूरा चैप्टर हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला, छोटा सा चैप्टर है। आर्टिकल 51A सिर्फ एक आर्टिकल है, पार्ट है पार्ट 4A, ये आपको याद रख लेना है। टोटल 11 है, 10 प्लस 1 1976 42nd अमेंडमेंट, ये आपको याद रखना है। फिर सीधा का सीधा आके क्या किया जाता है, 86 अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में एक और ऐड कर दी जाती है। ये सब चीज़ें आपको याद रख लेनी है ना। ये यहाँ पर हो गया, है ना। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो है वो किस किस तरीके से हो सकते हैं, है ना। तो जैसे 3 प्रकार से अमेंडमेंट हो सकते हैं, उनका कौन सा आर्टिकल में होता है, ये सारे आर्टिकल वगैरह हम सब देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट का गंवाए बस आज का लेक्चर यही समाप्त कर लेते हैं। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और भी कोई आपका भाई बंधु मित्र सका दोस्त हो तो आप शेयर कीजिए, ठीक है। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।